All right, guys. So let's start with the topic today. That is the SBC amendments, right? बेटा एग्जाम्स को बचे तकरीबन 15 दिन और ऐसे में आई एम प्रिज्यूमिंग कि आप लोगों ने एसबीसी का पूरा सिलेबस, पूरे 3 पार्ट्स, 21 चैप्टर्स, पार्ट ए बी सी तीनों 21 चैप्टर्स पूरे अच्छे से पढ़ लिए होंगे और ऐसे में आप लोगों का नॉलेज अच्छे से आ गया है, ठीक है ना। अब कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हर बार आते हैं, दिसंबर में भी लास्ट टाइम आए थे और इस बार जून 2022 में भी हल्के से माइन्यूट अमेंडमेंट है। दिखने की लगता है कि सर ये शीट 16 पेज की है, उसमें से पहला पेज तो कवर पेज होता है जो कोई काम का नहीं है, सेकंड पेज होता है इंडेक्स जो कोई काम का नहीं है। कुल मिला के 4 अमेंडमेंट्स है और उसको आईसी से क्या करता है ना, पूरा जो बैरक का पोर्शन उठा के डाल देता है। होता है इतना सा अमेंडमेंट है, इट विल हार्डली टेक 15-20 मिनट्स टू अंडरस्टैंड दिस 4 to 5 अमेंडमेंट्स, दैट्स इट। तो आपको जो जो चैप्टर बताया गया था वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, उसको आपको याद भी होगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं लिंक कंपनी लॉ से भी करता है, तो वो भी आपको याद आएगा। और ऐसा करके हम लोग लिंक करके बहुत जल्दी इसको क्या कर लेंगे, आराम से अंडरस्टैंड करते हुए ख़त्म कर लेंगे, ठीक है गाइज। तो ये हमारा सब्जेक्ट है एसबीसी, है ना, पेपर 3 मॉड्यूल 1 में आता है आपके। एंड उसके लिए हम लोग जून 2022 के अमेंडमेंट्स देखने वाले हैं जो आपके एप्लीकेबल हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े अमेंडमेंट नहीं है जैसे मैंने पहले ही बोला है, क्योंकि क्या है ना कि अमेंडमेंट का सबसे बड़ा मीनिंग जो होता है वो होता है कि लास्ट टाइम जो हुआ था लॉ में था उसमें क्या क्या चेंज आया है जून 2021 से दिसंबर 2021 के बीच में। बट आप खुद समझदार होता है, अच्छे से प्रोफेशनल लेवल पढ़ रहे हो कि पूरा का पूरा एक्ट रिपील नहीं होता, कोई नया एकदम से रूल नहीं आ जाता, माइन्यूट सा कुछ बिकॉज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देख के, इकोनॉमी को देखते हुए, है ना, सिचुएशन देखते हुए थोड़ा सा हल्का बुल्का सा चेंज होता है किसी चीज़ में। बहुत ईजी है और हम लोग अंडरस्टैंड करते हुए चलने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 आपका था चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं क्योंकि एचयूएफ बनाना कि सोसाइटी बनाना कि कंपनी बनाना कि एलएलपी बनाना वो तो वैसे ही था। टाइप्स ऑफ कंपनी में भी कोई अमेंडमेंट नहीं इस बारी। बट हाँ, चैप्टर नंबर 3 जो था ना, अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स, उसके अंदर में एक सेक्शन नंबर 16 आपको पता होगा, सेक्शन नंबर 16 आता है ना, उसके ऊपर एक अमेंडमेंट आपका बहुत जल्दी से आता है। तो सेक्शन नंबर 16 में एक अमेंडमेंट है और एक इनकॉर्पोरेशन में अमेंडमेंट आया है, 5th अमेंडमेंट रूल्स 2021 के नाम से। पहले मैं पूरा पढ़ लेता हूँ अच्छे से और फिर आपको बताऊंगा समरी में मेन अमेंडमेंट कहाँ है, ठीक है ना। देखिए एमसी ने क्या किया है, 22 जुलाई को, ये जून 2021 से दिसंबर के बीच में आता है कि कुछ एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है, रूल नंबर 33A नाम से, ठीक है सर। इसका बेसिक जो मोटो था वो किस बात को लेकर है, अलॉटमेंट ऑफ अ न्यू नेम टू विच कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी। आपने सुना होगा सेक्शन नंबर 16 में भी होता था रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, या फिर अगर आपने पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 13 नेम चेंज जब होता है, नेम चेंज ऑब्वियसली किसका होता है, नेम चेंज एग्जिस्टिंग कंपनी का, उसको एक नया नाम मिला जाता है। अब 2 तरीके से हो सकता है, या तो वॉलंटरी नेम चेंज होता है या तो फिर आपको गवर्नमेंट नेम चेंज करने के लिए बोलती है जब आपका नाम किसी और के नाम से रिजेंबल होता है, ठीक है ना। तो वो एग्जांपल आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब ध्यान रखना, इन केस ऑफ कंपनी फेल्स टू चेंज इट्स नेम और न्यू नेम जो भी था, एज ए केस में भी अगर आपको डायरेक्शन मिले थे सेक्शन नंबर 16 जो कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई जैसे एग्जाम्पल BML है, मान लेते एग्जाम्पल, ऐसा होगा नहीं, बट BML बुक माई लेक्चर्स पर केस कर दिया बुक माई शो ने। बुक माई शो सबको पता ही है, बहुत फेमस सी वेबसाइट है जो कि टिकट्स बुक करती है ना इंडिया भर में। तो बुक माई शो ने मुझ पे केस किया, बोले हमारा नाम रिजेंबल हो रहा है। हालांकि वो एक तो केस करेंगे नहीं और करेंगे तो हारेंगे क्योंकि नाम रिजेंबल नहीं हो रहा है। लेकिन मान ले उन्होंने केस किया BML पे और गवर्नमेंट ने बोला तुषार सर आपने जो BML नाम रखा है वो तो बुक माई शो से रिजेंबल हो रहा है, तो आप नाम क्या करिए, बदलिए। मुझे नाम बदलने के लिए बोला गया था सेक्शन नंबर 16 में, मैंने नाम नहीं बदला, है ना, मैंने नहीं, फेल्स टू चेंज, मैंने नाम नहीं बदला। और नाम बदलने का टाइम दिया जाता है, आपको पता होगा शायद, दैट इज़ द 3 months, ठीक है, 3 महीने का नाम टाइम दिया जाता था। तो ऐसे केस में द लेटर ऑर्डिनेंस, ये जो था ना ORDNC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड, ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड, ये स्टेटस दे देते हैं कि RD का जो ऑर्डर था, अब आप बोलेंगे सर CG बोला था ऊपर में, तो CG के जो पावर है किसको डायरेक्ट की गई है, RD को। RD ने बोला था तुषार सर अपना जो नाम है BML का, जो ऊपर में आप लोगो देख रहे हो, ये नाम बदलो। मैंने बोला नहीं बदलूंगा, जा जो करना है कर ले। हालांकि एग्जाम्पल था, नहीं बदलूंगा, तो मैंने नाम नहीं बदला। तो मुझ पर उन्होंने क्या कर दिया, एक स्टेटस डाल दिया, क्या बोल करके, है ना, लेटर्स ORNDC, ठीक है, ORDNC, ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड, ऐसा ला के डाल दिया। और वो डायरेक्शन डाल के रख देते और उस मेरे सिन नंबर जो है सिन नंबर सामने उसके साथ में ही लग जाएगा, ये नाम लग जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। और फिर आपको एक नया
फ्रेश INC आपको याद सुना होगा, फ्रेश ये मिलेगा सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, है ना, पढ़ो अच्छे से। रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंगली मेक एंट्री ऑफ न्यू नेम इन द रजिस्ट्री, रजिस्ट्रार में, और उसके 11C जो फॉर्म नंबर रहेगा वहाँ पे नाम डाल देगा, साथ में ये भी चिपका देगा क्या, ORD/NC, है ना। तो ये आपको बताया था मैंने अच्छे से, ये समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो ये आपको पता है। एक तो ये ध्यान आपको रखना है कि अगर मतलब इसमें सिंपल भाषा में हुआ क्या अमेंडमेंट ये वाला है बस, ठीक है ना। ये जो फॉर्म है, ये जो नाम है, ये लग जाएगा, है ना। तो बस सिंपल सी बात है, समरी ये है पूरी। अ कंपनी हुज नेम हैज़ बीन चेंज्ड अंडर सब रूल, जो नाम बोला गया था लेकिन नाम नहीं चेंज किया आपने खुद से, तो आपका नाम तो RD ने बदल दिया। RD ने बदला तो ROC क्या करेगा, आपके नाम को बदल करके आपको एक क्या देगा, एक नया COI देगा, है ना, फ्रेश COI देगा, और सामने में क्या करा देगा, स्टेटमेंट में लगा देगा वो नाम, ठीक है, ऑर्डर कर देगा, एंड शैल बी मेंशन द ब्रैकेट ऑफ द नेम, ब्रैकेट में डाल देगा। तो मतलब नाम अगर रहेगा एग्जांपल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एग्जांपल, और ब्रैकेट में डाल देगा ORDNC, ऐसा जो भी नाम पूरा रहेगा साथ में ही है। सो दैट जब भी वो नाम देखेगा कोई दुनिया तो वो समझ जाएगा अच्छा ORDC, ओके, मतलब ये कंपनी ने RD का ऑर्डर नॉट कंप्लाइड, ठीक है, और ये सब नाम रहेगा, बस सिंपल। तो दिस वाज समथिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, एक अमेंडमेंट था सेक्शन नंबर 16 के अंडर में। इसमें एक और अमेंडमेंट है, ये वाला ट्रेडमार्क वाला, वही सेक्शन 16 का ही है, बट यहाँ पर एक वर्ड पे गौर करेंगे आप, मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो उसको अंडरलाइन कर लो, वो है ये वाला ट्रेडमार्क वाला, बस सर सेम है, कुछ भी नहीं इसमें अमेंडमेंट में। यहाँ पे बस एक पीरियड आपको रखना है 3 मंथ्स वाला। पहले आपको पता है कि क्या था, पहले आपको ऐसा था, 2 अलग अलग प्रोविजंस थे, ठीक है, पहले पढ़ लेते, देखो एक बारी पहले पूरी थ्योरी पढ़ लेते, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। सेक्शन 16(1) ऑफ द कंपनी 13 एज अमेंडेड बाय कंपनीज एक्ट 2020, जो अमेंडमेंट एक्ट था, उसके मुताबिक उन्होंने बताया अगर किसी के नाम से रिजेंबल होता है, अनजाने में जाने जैसे भी होता है, उसको क्या करती है गवर्नमेंट, इन द ओपिनियन ऑफ गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये किसी का नाम किसी और के नाम से रिजेंबल होता है ना, या टू नियर रिजेंबल या जो भी कुछ है, तो वो बोलती है कि इट में डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम, प्यार से बोलती थी जाके नाम बदल दो और नया नाम रख लो, जो भी कुछ करो विदिन 3 मंथ्स करो। सर 3 मंथ्स कब से, जब भी हमने आपको ऑर्डर दिया वहाँ से 3 महीने के अंदर कर दो। ये तो पहले भी था, सिंपल। ये पढ़िएगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर। अब देखो कई बार क्या होता है, किसी यहाँ पे क्या होता है, ए वाले पॉइंट में आपका नाम जो है कंपनी का किसी के नाम से रिजेंबल होता है, किसी के नाम से रिजेंबल होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है ना, आपका जो लोगो है, अब जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, मेरा लोगो तो रिजेंबल होता नहीं किसी से, बट आप ये मेरा बी देख सकते हो, बी है ना। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि मेरा जो बी है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आपको अगर मैं दिखाऊँ, बीरा जो बियर तो देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो जो ये जो बिया का जो बियर आती है, बियर की मार्केट में, इसका जो बी आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये जो बी है ये उल्टा है। फिर मेरे किसी बच्चे ने मुझे बाद में बताया, सर आपका जो BML का बी है और ये बीरा का बी है ये उल्टा है। अच्छा, ये जो बियर कंपनी है पहले से मार्केट में, ये पहले से मार्केट में है। अब सुनना मेरी बात अच्छे से, क्या बीरा जो बियर है ये वाली कंपनी है ना, और जो BML क्या ये रिजेंबलिंग नाम है क्या? नहीं। बट एक मिनट, इनका जो ये बी है ये यूनिक है, थोड़ा उल्टा दिखता है। और क्या एक मिनट सुनना अच्छे से, क्या ये मुझ पर केस कर सकते ये बोल के, तुषार सर आपने हमारा बी कॉपी किया? हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट लेटर ऑन को लगता है अरे सर आपने हमारा बी कॉपी किया। एग्जाम्पल के लिए, क्या वो मेरे खिलाफ केस कर सकते ये लॉजिक से? अगर उन्होंने केस किया, पहली बात तो केस करेंगे नहीं, है ना। अगर केस किया तो वो इस कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो ये बोलना चाहते हैं तुषार सर ने क्या किया है, हमारा ट्रेडमार्क जो एक लुक था, लुक ट्रेडमार्क का, वो कॉपी किया। आई बात समझ में आपको, है ना। जैसे मेरा BML है और मार्केट में BMW आता है, अगर मैंने BML को BMW से रिजेंबल करवाया मान लो, तो क्या BMW मुझ पे केस कर सकता है क्या? सर इस पे तो नहीं केस कर सकता, क्योंकि BMW का नाम और मेरे नाम में अंतर है, तो ये नाम रिजेंबल नहीं हो रहा है BMW और BML, लेकिन BMW के लोगो समान मेरा लोगो है। अगर मैं ऐसा करूं तो वो लोग यहाँ पे केस करेंगे, जब वो बोलेंगे सर कि प्रोटोटाइप का ट्रेडमार्क जो है, जो ट्रेडमार्क का नाम है ना, वो हमारे नाम से क्या होता है, मैच होता है। तो उनको टाइम मिलता है 3 इयर्स का, वो केस कर सकते हैं, और जब भी वो ऑर्डर देंगे उसके 3 महीने के अंदर मुझे बदलना पड़ेगा। बस फ़र्क इतना ही है कि यहाँ पे पहले 6 महीने हुआ करता था,
अमेंडमेंट में उसको अब 3 महीने कर दिया गया। इतना ही ध्यान आपको रखते हुए चलना है। अर्लियर इट वॉज 6 मंथ्स, अब अच्छे हो गए। अब सर ऐसे करो या वैसे करो, नाम कब तक बदलना है? 3 मंथ्स में। तो ये अमेंडमेंट था। बताओ, 2 पेज खत्म कर दिया हमने। आपको लगेगा सर आप पढ़ के देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना। इतना आसान सा अमेंडमेंट है ये, ठीक है। तो जब भी नाम बदलेगा आपको क्या करना है? विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स नेम क्या है आपका चेंज करना है। और नेम चेंज नहीं किया तो फिर वो पहला पेज लग जाएगा, ORNDC है ना, ORDNC सॉरी है ना, ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लीट, वो नाम लग जाएगा अगर आपने नाम चेंज नहीं किया तो। दैट्स इट गाइस। क्लियर है क्या? आर यू विथ मी? क्लियर सबको अच्छे से? सो इन 10 मिनट्स ओनली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर नंबर 3 के जो बेसिक अमेंडमेंट्स थे वो हमने देख लिए यहाँ पे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, जो भी मैंने पढ़ाया अगर फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी दी हुई है, तो वो तो बेसिकली आप डिस्कस करते हुए पढ़ सकते हो। राइट गाइस, सो दिस वाज अ स्मॉल एंड सिंपल अमेंडमेंट व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3। आगे बढ़ता है, अब एक देखते हैं लास्ट पॉइंट इसका भी, और एक और टॉपिक बचता है आपका, दैट इज द थर्ड, फॉरेन कंपनी के लिए है ना, चैप्टर नंबर 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड विच डील्स विद बेसिकली फॉरेन कंपनीज। और आपको पता होगा फॉरेन कंपनी, जैसे कोई फॉरेन कंपनी होती थी जो अब्रॉड में रजिस्टर हुई है, उनको इंडिया में चार्टर्ड मतलब MOA देना पड़ता था, AOA देना पड़ता था, कन्वर्जन करना पड़ता था। फिर उसके बाद अगर उनका MOA अगर मान लो अरबिक भाषा में, अगर मान लो कंपनी दुबई में अरबिक भाषा में, तो उनको इंग्लिश में ट्रांसफर करना पड़ता था। उनके नाम में अगर प्राइवेट या पब्लिक रखते थे तो उनको मतलब बहुत सारे रूल्स बताए गए थे कि अगर एक फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में कैसे काम करेगी। अब बस इतना ही है कि एक अमेंडमेंट आया है कि CG सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है कि वो चाहे तो क्या कर सकती है, इन लोगों को एग्जेम्प्ट कर सकती है। वही सब जो बताया गया था, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा फॉरेन कंपनी के बारे में, है ना, सेक्शन 2/42, सेक्शन नंबर 393A। तो ये सब जो आपने पढ़ा होगा फॉरेन कंपनी के प्रोविजंस को, जो किसको अप्लीकेबल था, फॉरेन कंपनी को, या फिर हर वो कंपनी जो कहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, वो जो भी आपने पढ़ा हुआ है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर मान लो टेस्ला इंडिया में काम करती है, टेस्ला है तो फॉरेन कंपनी, बट अगर इंडिया में काम करती तो उनको टेस्ला को इंडियन नाम यूज़ करना पड़ता था, प्राइवेट या पब्लिक पीछे लगाना पड़ता था। टेस्ला अगर मान लो स्पेन की कंपनी है और अगर उनका MOA स्पेनिश में बना होगा, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो उनको अपना MOA नया बनाना पड़ता था, इंडियन भाषा मतलब इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता था। फिर उसकी MOA की कॉपी देनी पड़ती थी न्यू दिल्ली ROC को भी, फिर देनी पड़, अगर मान लो जो जा रही मुंबई ROC तो वहाँ भी, बिकॉज वो पहले इंडिया में आया है तो दे नीड टू गिव इट टू फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू दिल्ली ROC, एंड बिकॉज दे आर हैविंग ऑफिस इन लेट्स से बेंगलोर, तो दे नीड टू ऑल्सो गिव इट द बेंगलोर ROC, दैट इज कर्नाटका में। तो ये सब चीज़ें पहले थी, अभी भी है, अभी भी है। एग्जाम्पशन देने की पावर आ गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पशन दे सकते हैं, दैट्स इट, है ना। और लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने पढ़ाया आपको, रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू प्रॉस्पेक्टस, ऑल मैटर्स वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ पे कवर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नथिंग, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही बताया गया शॉर्ट में, एग्जाम्पशंस देने की पावर CG के पास है। एग्जम्प्ट मे एग्जम्प्ट, CG में एग्जम्प्ट, है ना, बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलो, मल्टीपल रीजन्स की वजह से थोड़ा सा ठीक है, चलने दो, ठीक है, ऐसा करके बताया। दैट्स इट गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट A। मतलब पार्ट A में 12 चैप्टर्स है, बट अमेंडमेंट इतने से ही है, ठीक, ज़्यादा उसमें कुछ अमेंडमेंट एज सच नहीं है। तो आई होप आपको ज़्यादा कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी पढ़ने की, ठीक है। पार्ट A के अमेंडमेंट इतने ही सारे थे। अब पार्ट B सबको पता ही अच्छे से, ये भी मैंने पढ़ा चुका हूँ वैसे तो अपने क्लासेस में। MSME आपको पता ही डेफिनेशन MSME की, कोविड के समय आपको याद है ना, निर्मला जी ने बहुत सारे अमेंडमेंट बताए थे, पहले अमेंड हुआ था, फिर बाद में एक और बार अमेंडमेंट हुआ था। इसका अगर मैं आपको सिंपल बचाऊँ ना, तो ये 3 वर्ड्स थे ना, माइक्रो, मीडियम एंड माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, MSM एंटरप्राइज, ठीक है। तो इसके डेफिनेशंस थी पहले कुछ, ठीक है, मैं सामने आपको दिखा देता हूँ इस तरह से आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। दिस वॉज अर्लियर समथिंग जो कि अब अपने को रेलेवेंट ऑब्वियसली है नहीं। अब आपको देखना ये बात है, ध्यान से सुनिए अच्छे से, आपको क्या ध्यान देना है, आपको रिवाइज्ड कैटेगरी कैसी बनाई गई है, सब ध्यान से देखेंगे अच्छे से। आई विल मेक इट फुल स्क्रीन सो दैट आप ध्यान से देखो क्या बोला रिवाइज्ड MSME क्लासिफिकेशन में। इट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड द एनुअल टर्नओवर, ठीक है, यही आप देखेंगे अपने नोट्स में भी, तो आपको यहीं पे दिख जाएगा, ठीक है। देखो जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो, या फिर टर्नओवर, है ना, कितना बताया गया, देखिए अच्छे से। इन्होंने बताया कि अगर माइक्रो कंपनी है तो उनका इन्वेस्टमेंट जो होगा किसमें, ऑब्वियसली प्लांट एंड मशीनरी वगैरह में, इट शुड बी क्या, जल्दी बताइए, है ना, इट शुड बी डज नॉट एक्सीड। अगर माइक्रो दिखाना है तो छोटा ही बताना पड़ेगा ना बेटा, कॉमन सेंस है,
इट शुड बी लेस देन 1 करोड़। और सबसे बड़ा गेम ध्यान रखना आपको, एंड का मतलब ये होता है और नहीं है ये कि कोई भी एक, मतलब पहले क्या होता था, इन्वेस्टमेंट है 80 लाख रुपए का और टर्नओवर है 500 करोड़ का, है ना। मतलब कुछ होशियार लोग क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट 80 लाख का और टर्नओवर 500 करोड़ का, और क्या बोलते थे, सर हमारा इन्वेस्टमेंट 80 लाख है ना, तो सर हम स्मॉल नहीं है, हम माइक्रो है ना सर। ऐसा नहीं, एंड बोला है और नहीं है, तो दोनों नीचे होना चाहिए, 1 करोड़ से नीचे इन्वेस्टमेंट एंड 5 करोड़ से नीचे टर्नओवर। तो अगर आप छोटी इतनी कैटेगरी में बिजनेस करते हो तो आप स्मॉल हो, माइक्रो सॉरी, उसके ऊपर जाते हैं। देखो सिंपल ध्यान रखना है, हाउ टू रिमेंबर दिस, ठीक है। एंटरप्राइज क्लासिफाइड इन दिस कैटेगरी, और ये सब कुछ किया गया ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने के चक्कर में अपने आप से बढ़ो। पहले लिमिट थी ना, पहले लिमिट 25 लाख थी, ये बढ़ा के 1 करोड़। खुद से देखो, हम नहीं देंगे प्रोविजन तुमको, हम तुमको एग्जाम्पशन देंगे नहीं, हम तुमको एक्सक्यूज देंगे नहीं, अपने आप काम करो, आत्मनिर्भर बनो, सिंपल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो ध्यान रखना, कैसे ध्यान रखोगे आप, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ ये माइक्रो में था ना, 10 टाइम्स बढ़ाओ, 10 टाइम्स बढ़ाओ, कितना हो गया सर, 10 करोड़, 10 टाइम्स बढ़ाओ 50 करोड़। तो सर ये हो गया आपका स्मॉल, ये हो गया माइक्रो, ठीक है सर। माइक्रो का 1 करोड़ 5 करोड़, ये 10 गुना बढ़ा दो, ठीक है ना। अब 10 करोड़ ये आ गया, अब 5 टाइम्स बढ़ाओ, मीडियम के लिए 5 टाइम्स बढ़ाओ। 10 का 5 टाइम्स कितना होता है 50, तो 50 का 5 टाइम्स कितना होता है 250। सर याद हो गया, बस इसके ऊपर आप करोगे भी क्या, देखो ये तो रट्टे मारना पड़ेगा आपको, इसमें समझने के लिए कुछ तो है नहीं। इससे समझाओ ना सर, यहाँ पे 10 गुना बढ़ाया है तो यहाँ पे 10 गुना काहे नहीं बढ़ाए, समझाओ। तो 4 साल आप तो लॉजिकल गुरुजी हो, लॉजिक लगाओ। भैया मैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूँ, निर्मला जी तो नहीं था मैं, मेरे को अगर बनाते निर्मला मैडम की जगह पे फाइनेंस मिनिस्टर तो मैं समझाता कि काहे किया हमने। अब यार ये लॉजिक तो समझो आप, है ना। बट ये समझो लिमिट कैसे बढ़ाई है, तो 1 करोड़ 5 करोड़, एक ये मीडियम का था, माइक्रो का था, मीडियम का एकदम से हाईएस्ट में आता है 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी वगैरह में, और 250 करोड़ का ये, यही आपके बुक में भी लिखा होगा ऑब्वियसली, 1 करोड़ 5 करोड़, है ना। यहाँ पे 10 और 50 और यहाँ पे 50 और 250, बस सिंपल हो गया सर। ये हो गया आपका एमएसएमई का। अच्छा ये नया था क्या, ये तो पहले आ चुका है यार, ये खुद बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये 2 साल पहले आ चुका है, अब तो जून 2022 आने वाला है ना। तो ये पहले से आ चुका है, हमने पढ़ भी चुके हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे सबने कवर भी कर लिया, ठीक है ना। अच्छा उद्यम सुना होगा आपने, इसको पहले उद्योग बोलते थे, जानते अब उद्योग, मैंने आपको दिखाया भी था उद्योग के बारे में, मैंने खुद ने भी उद्योग रजिस्ट्रेशन किया हुआ है ना, मैंने खुद भी अपना उद्योग रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, मैंने आपको दिखाया भी था कई सारे बच्चों को। अगर मैं आपको दिखाना भी चाहूँ, हालांकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, बट अगर मैं आपको लेके भी जाऊँ तो मेरे पास खुद की भी यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है, जहाँ पर कि मैं दिखा सकता हूँ कि हम लोगों ने उद्योग रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ठीक है ना। बट अब क्या होगा, ये थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ये देखो, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो भी उद्योग आधार हम लोगों ने लिया था, मैंने आपको दिखाया भी था, देखो एमएसएमई में, ये मेरे नाम का है ना। देखिए सब कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। एड्रेस है, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ है, सब कुछ यहीं पर ही है। ये तो हमने किया हुआ है, दिखाया भी था मैंने आपको, उद्योग आधार नंबर। अभी उद्योग को उन्होंने क्या कर दिया, नाम बदल के, आपको पता ही पहले से भी क्या कर दिया था उन्होंने, उद्यम कर दिया था। अब उद्यम में और थोड़ा एक डिफरेंस इसमें क्या था, ध्यान से सुनिएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन जो पहले करते थे वो सब तो ठीक था, बाकी सब तो वैसे ही है। उद्यम इज ऑनलाइन एंड सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर फाइलिंग रजिस्ट्रेशन विच इनेबल्स एमएसएमई टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, है ना। बिना पैसे देख के धन रजिस्ट्रेशन करो, और ये देखो, है ना, रजिस्ट्रेशन किया और हमने इसको अप्लाई कर दिया, ये विदाउट फीस हो जाता था, है ना। अप्लाई किया एंड विदाउट फीस, देखो बुक माई लेक्चर्स, जहाँ से आप पढ़ रही है, देखो बुक माई लेक्चर्स, उद्योग रजिस्ट्रेशन नंबर हमें लिया था, है ना। और किस में इन्वॉल्व है, इसमें है, सब कुछ हमको मिला था, उद्योग नंबर वगैरह होता था। ये अप्लाई करो और विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर, विदाउट पेइंग फीस एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स आप रजिस्टर कर सकते हो तुरंत। तो ये तो था ही था। अब इसमें ट्विस्ट क्या आया है जो ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ऑल्सो कमेंस नाउ एपीआई इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन लाया इन्होंने, जिसके थ्रू ये लोग जीएम जो होता है, जो गवर्नमेंट के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होता है, जिस पर आपको पता है ना, गवर्नमेंट टेंडर वेंडर डालता है सो दैट लोग बिड कर सकते हैं। क्योंकि एमएसएमई ये सब पर्पस एक ही तो है ना यार, कि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हो, टाटा, रिलायंस, अदानी, ये सब कॉन्ट्रैक्ट ले जाते हैं। तो यहाँ पर तो काम सिर्फ किसको मिलता है, छोटे उद्योग वालों को, यहाँ पे उनको मिलता है।
तो जो छोटे उद्योग वाले रहते हैं वो लोग अपना क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करते थे कहीं और, फिर अप्लाई करते थे कहीं और। ये GM के लिए गवर्नमेंट परचेज वाले जो बिजनेस था ना, आपने सुना होगा, गवर्नमेंट परचेज पढ़ाया था मैंने आपको, उसके कहीं और जाते थे। तो अब ये सर एक ही जगह पे हो जाता है, तो इजीली काम हो जाता है। ये एक अमेंडमेंट आपको ध्यान रखते चलना है। बेसिक्स अमेंडमेंट यहाँ पे ये दिया है, बाकी ये सब वहीं से रजिस्टर करेंगे, वहीं से डिक्लेरेशन लेंगे, वहीं से विदाउट एनी पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये लोग क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं बस। और आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट। प्रोसेस वही है जो पहले भी उद्योग में थी, वही प्रोसेस है ना। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जाना पड़ेगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ी कोई लगती नहीं है, मैंने बता दिया वहाँ पहले से, ठीक है ना। आधार नंबर शैल बी रिक्वायर्ड फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये सब करते बेसिक आप करेंगे। जो पहले रूल्स थे वही रूल्स पे सारे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, उद्यम का रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाएगा। रेडी गाइस, ठीक है, ये सबको क्लियर है क्या यहाँ तक के, बताइए फटाफट से। कोई दिक्कत है तो ठीक, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी पे। परफेक्ट, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, और चैप्टर नंबर 16 पे आते हैं। उसके बाद बचता है, आपको पता ही होगा, आपको 21 नंबर चैप्टर, ठीक है। 2 ही टॉपिक बचते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। चलिए, चैप्टर नंबर 16 आपको पता ही होगा, IPR, उसमें से भी कॉपीराइट और ट्रेडमार्क वगैरह बहुत कुछ था। उसमें पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 नाम से एंटर हुआ है। इसमें क्या क्या चेंजेस है एक बार वो समझ लेते हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे सीधा नेक्स्ट पेज पर और 21 पे आ जाएंगे, ठीक है ना। सो लेट्स अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर 16 का अमेंडमेंट कौन सा है। तो दोस्तों ये अमेंडमेंट जो आया था, ये बेसिकली आया था सितंबर 21 में, ठीक है ना। मतलब ऑब्वियसली इसी ब्रैकेट में आया था जो हम लोग अमेंडमेंट कवर कर रहे हैं। लंबा चौड़ा पेज दिया हुआ है ना, क्या क्या बताया गया है। स्मॉल एंटिटी स्टार्टअप वार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ये कुछ कर रहा है, ऐसा ऐसा करके बहुत सारी बातें बताई इन्होंने। स्टार्टअप्स के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, प्रमोशन के लिए, बहुत सारी बातें। मेन मोटिव इनका यही था बताने का अलग अलग केसेस में कि दे वांट टू गिव अमेंडमेंट रूल में, दे वांट टू गिव अ एक्स्ट्रा एडवांटेज टू दिस एंटरप्रेन्योर्स। जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो नया सोच लेके आते हैं, कुछ नया आविष्कार करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, व्हेन दे अप्लाई फॉर पेटेंट, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो दे व्हाट दे डू, अगेन सेम दुहाई दी इन्होंने आत्मनिर्भर भारत के दुहाई दे करके, बेनिफिट रिलेटेड टू 80% रिड्यूस्ड फीस फॉर द पेटेंट फाइलिंग एंड प्रोसिक्यूशन हैव बीन एक्सटेंडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल। ये 2 वर्ड पे ध्यान देना, ऊपर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में जिक्र ज़्यादा किया था, और 80% रिड्यूस्ड फी। So to encourage those people to come forward and register themselves for this, either registration or if they want to go for prosecution also, कभी इनको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो वो भी वो लोग कर सकते हैं। और आप जाकर के ये अमेंडमेंट की भी शीट अगर आप जाके पढ़ना चाहे गूगल में, तो वो ओपन करके आप आराम से पढ़ सकते हो इस तरह से, ठीक है। जहाँ पर कि आपको इसका जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है वो दिया गया है, पहले हिंदी में देते हैं, पता ही आपको, और फिर बाद में इंग्लिश में दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिक्स आपको ये ध्यान रखते हुए चलना है, नथिंग एल्स, ठीक है। और कोई ऐसा अमेंडमेंट इसके अंदर में नहीं है। तो ये चैप्टर 16 का छोटा सा अमेंडमेंट था, इतू सा 2 पॉइंट का, 2 मिनट में ख़त्म हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट बी अमेंडमेंट ऑल्सो, ठीक है ना। एंड नाउ पार्ट सी में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि येस ये रेलेवेंट हो सकता है और एग्जाम में आएगा भी ज़रूर। तो क्यों आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें आपको पता ही होगा कि IRP जो कंसेप्ट है, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी वाला, वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। तो उस पर एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी आता था, और अब तो इस बार पक्के से क्लियरली आएगा, ठीक है ना। तो ये एक बार हम लोग बात करते हुए चलते हैं, और लेट्स सी इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें निकल के आती है। पार्ट सी एक ही चैप्टर है, और आपको पता ही है 25 मार्क का पोर्शन है, इसलिए ये वेटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई इसका तो समझाना बहुत सिंपल था, वापस से जैसे था ना, मतलब पहले जो रूल थे जो मैंने बताया था, पहले की रीजनिंग क्या थी, वही थी। एक तो कोविड, या फिर आत्मनिर्भर भारत, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यही कारण से ये भी अमेंडमेंट आया। तो पहला तो अमेंडमेंट इसके लिए आया था, यहाँ पे एक अमेंडमेंट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI ने जो अमेंडमेंट दिया था, वहाँ पे एक अमेंडमेंट ये था, आपको पता ही होगा कि अगर इंसॉल्वेंसी की इसमें जब बिडिंग होती थी, ऑक्शन जो होता था, उसके लिए ना कुछ अमाउंट देनी पड़ती डिपॉजिट की, जो ज़रूरी भी, तो कोई भी एरा उठा के आ जाता था। बट इन्होंने आपका अमेंडमेंट, मैं आपको डायरेक्टली वहीं ले जाता हूँ मेन काम पे। ये देखो, द पार्टिसिपेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन द प्रोसेस ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जो बायआउट करते हैं, इज द की टू बेटर रिलेशन ऑफ वैल्यू। अब देखो ना यार, अगर मान लो A लिमिटेड को इंसॉल्वेंसी कर रहा है, और अगर मान लो मैं ऑप्शन देता हूँ कि कोई B कंपनी आके इसको उठा के ले जाए, या फिर C लेके जाए, D लेके जाए, मुझे बताओ जब एक ही ऑप्शन आएगा, सिर्फ B उठा के ले जाएगी, तो वो एक अमाउंट देगी, लेट से 50 करोड़। बट अगर मैं B, C, D ऑप्शन रखूँगा, तो क्या बार्गेनिंग हो सकती है? हाँ, तो बार्गेनिंग हो सकती है ना। तो इससे क्या होगा, कीपिंग व्यू द अमेंडमेंट रेगुलेशन प्रोवाइड्स दैट liquidators shall not require payment of any non-refundable deposit or fee for participation in auction
ऑक्शन तो होगा ही, बट ये जो अमाउंट थी डिपॉजिट करने की, ईएमडी बोलते हैं उसको हम लोग, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, वो देने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा ना कि और भी लोग जो लेना चाहते थे वो इन्वॉल्व तो हो सकते हैं और एक अच्छी प्राइसिंग मिलेगी, अच्छा कुछ डील दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पे क्लियर बताया, देखो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट ईएमडी जो होगी, जो मैंने आपको बताया अभी, ईएमडी शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द रिजर्व प्राइस। जो भी रिजर्व प्राइस रखी रहेगी, मान लो उन्होंने 30 करोड़ रखी थी तो उसका सॉरी 10% आपको क्या देना पड़ेगा, ईएमडी रखनी पड़ेगी। ईएमडी इज द डिपॉजिट फॉर द ऑक्शन, ये फीस नहीं है ऑक्शन की, है ना, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया। जो डिपॉजिट था फीस वाला, पार्टिसिपेशन वाला, वो लेने की बात मना की है। डिपॉजिट देना पड़े तो फिर तो कल तुषार पाड़े भी चला जाएगा। इंसॉल्वेंसी वाइंड, रिलायंस ये किंगफिशर वाइंड अप हो रहा है, उसको टेक ओवर करने का है, मैं भी चला गया, जेब में पैसे नहीं है लेकिन चला गया, है ना। ऐसे नहीं, वो तो देना ही पड़ेगा, ईएमडी देनी पड़ेगी 10% वाली, लेकिन जो फीस थी वो माफ़ कर दी उन्होंने, ठीक है ना। वो बोला है कि ठीक है वो माफ़ करता है, उल्टा आप IBBI.gov.in में जाइए, वहीं जाकर सर आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो ऑक्शन के प्रोसेस में। तो ये अच्छा काम इन्होंने किया कि ठीक है यार, थोड़ा सा और लोगों को बढ़ावा देते इसके लिए कि इन्होंने कॉन्सेप्ट डाला, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, और ये भी बेटा नया नहीं है, पुराना ही है। आई डोंट नो वाई दे आर सेइंग इट फॉर जून 22, जबकि दिसंबर में भी ये एप्लीकेबल हो चुका था, पढ़ा भी चुका था मैं अमेंडमेंट में, फिर भी बता देता हूँ आपको। PPIRP है ना, ये जानते होंगे आप लोग, प्री पैकेज, अंडरस्टैंड दिस वर्ड, प्री पैकेज मतलब एक ऑल्टरनेटिव बनाया गया है MSMEs के लिए। सबसे पहले उस पर 2-3 कीवर्ड ध्यान रखो बेटा। पहला ध्यान रखो आप MSMEs के लिए, MSMEs के लिए किया गया है। सेकेंड कोविड-19 में किया गया है, मेन है ये MSME के लिए। जो CIRP था आपका, ये जो CIRP है रादर, वो नॉर्मल कंपनियों के लिए। MSME के लिए जो बेसिकली कंसेप्ट आया वो आया ये वाला, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, PPIRP, है ना। दूसरा ये कोविड-19 के समय में आया। तीसरे इसकी जो अमाउंट है वो तकरीबन आपको पता होगा शायद 10 लाख रुपए का डिफॉल्ट है, 10 लाख का डिफॉल्ट की कैटेगरी में आता है, कहीं नहीं आगे लिखा होगा, इसको बाद में देखेंगे हम लोग। 10 लाख का अगर डिफॉल्ट होता है तो उस केस में आता है बेसिकली, ठीक है। क्यों सर, अरे और कोविड में क्यों आया ये, अरे कोविड में तो पता ही है आपको यार कि सबके पैसे खत्म हो रहे थे, उसमें अगर सबसे पहले अगर ये लाता नहीं तो सबसे पहले तो कौन निपटता, सबसे पहले तो MSME निपट जाती, ये तो पैसे दे ही नहीं पाती किसी के, फिर सब लोग केस करते इनके ऊपर में और ये हो जाती इंस्टॉलमेंट। लॉ बोलता सर इनको थोड़ा सा क्या मिलना चाहिए, कुशन मिलना चाहिए, थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए, थोड़ा सा बैकअप मिलना चाहिए। तो ठीक, इसके लिए इनको बोला कि चलो यार आपके लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इनफॉर्मली आपको निपटाएंगे, मतलब इनफॉर्मली आपसे बात करेंगे, पैसे लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, अभी भी नहीं होता इनफॉर्मली तो डेफिनेटली विल गो फॉर द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ द वाइंडिंग अप और द इंसॉल्वेंसी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया, ठीक है। पूरा पढ़ लेते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस रिक्वायर्स डिफरेंट ट्रीटमेंट ड्यू टू यूनिक नेचर ऑफ बिजनेस एंड सिंपलर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। देयरफॉर इट वाज कंसिडर्ड एक्सपीडिएंट टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव, डोंट गिव देम CIRP, इनको क्या दो आप, ऑल्टरनेटिव, वो भी एफिशिएंट वाला। तो क्या नाम रख दिया उसका, PPIRP, ठीक है। अंडर द कोड ऑफ कॉर्पोरेट MSME एंड विच विल बी क्विकर, ठीक है सर। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, सो दैट सबका फायदा हो। मतलब ऑब्वियसली जिनका पैसा डुबाया इन लोगों ने, MSME ने, उनको भी फायदा हो, उनको भी पैसा मिले, बट उनको ही फायदा मिल रहा है और ये बर्बाद हो के ऐसा ना हो, इसलिए थोड़ा सा बीच का रास्ता निकाला। तो ये PPIRP की उन्होंने कंसेप्ट लाया। देखो PPIRP हैज़ अ फीचर्स जो कि CIRP भी होते ही है, सब कुछ होता है, लेकिन CIRP थोड़ा सा रिग्रेस था, ये है, मतलब था क्या है ना। और डिसिप्लिन वे में होता है ऑफ CIRP जो कि बहुत फॉर्मल होता है, जबकि मैंने बताया आपको जो हमारा तरीका वो थोड़ा इनफॉर्मल है स्टार्टिंग में। मतलब जब हम बातचीत करेंगे तो इनफॉर्मली करेंगे पैसा का मैनेजमेंट करने का, बट अगर नहीं हो रहा है तो सर जाना ही पड़ेगा फिर फॉर्मल में, है ना। तो जाना ही पड़ेगा बाद में, तो वो तो ऑब्वियसली बात है, तो वो तो कब ध्यान रखना है बस। तो इन्होंने चैप्टर 3A इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन में 54A से 54P तक के इन्होंने नया कंटेंट घुसाया और वो पूरी लिस्ट दे दी आपको यहाँ पे, है ना। तो ये आप आराम से पढ़ सकते हो। किसको एलिजिबल है, फटाफट समझ लीजिए। MSME के लिए, ठीक है सर, जिसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी है 10 लाख रुपए की, वो लोग वहाँ पे कवर कर सकते हैं और यहाँ पे जाके सेटलमेंट अपना मैटर कर सकते हैं। अब ये कोविड के समय में आया था, वो उनको गवर्नमेंट को लगा था कि सर हो सकता है कोविड और बढ़ जाए, तो इनको लगा था कि अमाउंट बाद में बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, कोविड खत्म होते समय घटा देंगे। तो इन्होंने 10 लाख रुपए मिनिमम रख के 1 करोड़ तक के बोला था, 1 करोड़ से नीचे भी रहेगा तो बाद में जा सकता है ना। कौन से, विच MSMEs कांट ऑप्ट फॉर PPIRP। आप MSME हो,
पर किसमें कौन से एमएसएमई इसमें नहीं आएंगे सर? ऑब्वियसली बात है, जिनका 3 साल का पीरियड हो चुका है, कंप्लीट पीरियड ऑफ दिस, ठीक है। दूसरा, जो अभी भी सीआरपी में पेंडिंग है, तो जब सीआरपी में पेंडिंग है तो सर आपका पीपीआरपी में मैटर कैसे आ सकता है? आप चले गए लिक्विडेशन में पहले से ही, तो फिर सर जब आप वाइंड अप हो ही रहे हो तो फिर आप पीपीआरपी में आके क्या कर लोगे, है ना? तो ये सब कुछ बातें आपको ध्यान रखते हुए चलनी है। बाकी सर सेम टू सेम है, मतलब वही है, आपको वही नाम देना पड़ेगा आरपी का, जो प्रोफेशनल होगा, जो मैटर्स सेटल करेगा, है ना, नाम वो सब बताया यहाँ पे। मतलब बाकी सारी बातें मेजरली वैसी जो हमने पहले ही पढ़ी थी, ज़्यादा कुछ में नया नहीं है। एंड सच बताऊँ तो ये अमेंडमेंट भी नहीं है ना, मतलब फॉर जून 22 एटलीस्ट अमेंडमेंट नहीं है, ये हमने पहले भी कवर किया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आप पूरा इसको आराम से पढ़ लीजिए अच्छे से। सब कुछ वैसे ही हमने कवर किया था जो पहले भी दिया, और बुक में तो इन्होंने पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके छेप दिया है, ठीक है, कुछ नया नहीं है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट। और ये आखिर में वही बताया गया कि अगर आपका उतना पोर्शन कंप्लीट नहीं होता, अगर आप इन्फॉर्मली कंप्लीट नहीं कर पाते, तो फिर डेफिनेटली इनिशिएशन ऑफ क्या होगा, CIRP होगा, वो आखिरी में बताया गया है। सो दैट इज़ हाउ इट डील्स विद दिस। सो आई गेस इतना ही है, कुछ और नहीं है। तो मैंने आपको बोला था कि इट विल हार्डली टेक 15-20 मिनट्स, बट येस स्टिल वी हैव टेकन गुड टाइम। हमने अच्छे से पढ़ा, ऑलमोस्ट कवर किया मैंने सारा कुछ आपके लिए, और एक 30 मिनट्स में आपको मैंने ब्यूटीफुली कवर करके दे दिया है। येस, मैंने आपको PIRP वाला जो कॉन्सेप्ट है, PPIRP वाला, वो स्किप किया है, बट आई गेस मुझे लगता है ईजिली हो जाएगा। सो डोंट वरी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। डेफिनेटली इतना भी पढ़ लेंगे आप। 5-6 अमेंडमेंट जो थे, चैप्टर 3 के 3 अमेंडमेंट थे। पहला था सेक्शन 16 को लेकर के, याद है ना आपको? फटाफट लिख लेते एक बारी, ORDNC वाला नाम याद रहेगा। दूसरा था आपको 3 महीने के अंदर वाला ट्रेडमार्क वाला, यस सर याद रहेगा। तीसरा था फॉरेन कंपनी वाला, हाँ सर याद रहेगा। चौथा था आपको याद है MSME वाला, उसकी लिमिट्स 1 करोड़ 5 करोड़, नीचे में फिर क्या था 5 करोड़ 50 करोड़ 1 करोड़ है, ऐसे करते करते अलग अलग लिमिट्स थी वहाँ पे, ठीक है ना। फिर 10 करोड़ 50 करोड़ हो गई थी, है ना, पहले याद है ना, 1 और 5, 10 और 50, और फिर 5 टाइम मल्टीप्लाई करना था, 50 और 250, ये बताया था मैंने आपको। तो ये हो गया था, ये हमने बात की। उद्यम के बारे में बात की हमने, है ना। पेटेंट के बारे में 2-3 पॉइंट पढ़े, और फिर ये पढ़ा। तो इससे करते करते हमने पूरे अमेंडमेंट्स ऑलमोस्ट कवर अच्छे से कर लिए। राइट गाइस, सो विल एंड दिस सेशन हियर ओनली, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी से पढ़ाई हो गई होगी। इतना से अच्छे से पढ़ लीजिए अमेंडमेंट्स। मैंने डायरेक्टली आपको मॉड्यूल से पढ़ाया है, रादर शीट से पढ़ाया है, सो दैट आपको डायरेक्टली क्या हो जाए, आपका सारा कंटेंट वहीं के वहीं कवर हो जाए। राइट गाइस, चलिए बेस्ट ऑफ लक गाइस, सी यू सून विद द सम अदर कंटेंट, सम अदर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर गाइस।